अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सीरिया में क्या हो रहा है? सीरियन अवाम समेत पूरी दुनिया में मौजूद शामी पनाह गुज़ीन भंगड़े डाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 13 साल से जारी सिविल वॉर और अथॉरिटेरियन रिजीम ऑफ बशारुल असद अपने इख्तिताम को पहुंची है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या सीरिया में 13 साल से जारी खाना जंगी आज इख्तिताम पजीर हो गई, क्योंकि दमिश्क का कंट्रोल प्रोटेस्टर्स ने बगैर किसी मज़ाहमत के हासिल किया और नेशनल टीवी और रेडियो के ऊपर पैगाम जारी कर दिए कि बशारुल असद की रजीम खत्म हो गई है, यानी बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलट गया है। सवाल तो यह भी है कि बशारुल असद कहां गए, बशारुल असद के तैयारे के साथ क्या हुआ, ग्लोबल प्लेयर्स बैठ के किस जगह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। और सवाल तो यह भी है कि बशारुल असद के बाद अब सीरिया का कंट्रोल किसके हाथ में होगा। और आगे चलकर हम ये बात भी करेंगे कि इस खित्ते में जारी जंग के इम्प्लीकेशंस और कहां कहां महसूस किए जा सकेंगे, यानी इसके जो असरात हैं वो कहां तक फैलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह ही ये ऐलान हुआ प्रोटेस्टर्स की जानिब से दमिश्क का कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद, क्योंकि रात भर प्रोटेस्टर्स दमिश्क को अपने हिसार में लिए हुए खड़े थे और बशारुल असद के पास कोई मौका नहीं था। ना तो कोई मज़ाहमत की गई, ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई बॉम्बिंग हुई जो बशारुल असद पहले करते रहे। इन्होंने केमिकल वेपन्स तक का इस्तेमाल माजी में किया है और अपने ही अवाम के ऊपर किया। सीरिया के अंदर जो खाना जंगी जारी थी, बशारुल असद ने बहुत सारे लोगों को अपने ही देश के अंदर डिस्प्लेस किया, अपने ही लोगों को इम्प्रिजन किया, कैद किया, अपने ही लोगों को मुल्क से निकलने पे मजबूर किया। उसकी एक सीधी सादी मिसाल मैं आपको दे दूं कि सिर्फ जर्मनी के अंदर, वेस्ट जर्मनी में 9,72,460 पनाह गुज़ीन जो शामी पनाह गुज़ीन है वो मौजूद हैं। तुर्किया के अंदर अलहदा है, तुर्किया में कितने पनाह गुज़ीन मौजूद हैं उनकी एक अपनी तादाद है, रोमानिया में कितने मौजूद हैं उनकी अपनी तादाद है। और इस वक्त एज ऑफ नाउ जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत सारे पनाह गुज़ीनों ने शाम की जानिब रुख करना शुरू कर दिया है। वो जर्मनी के अंदर हों, वो तुर्की के अंदर हों, वो रोमानिया के अंदर हों। और उनसे जब बात हो रही है और इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इसी दिन का इंतजार था कि बशारुल असद की रजीम अपने इख्तिताम को पहुंचे और वो अपने मुल्क में वापस जा सकें, अपनी सरजमीन को चूम सकें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो हायत तहरीर शाम HTS नामी जो तंजीम है, जिसको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एलेपो से जो मामला शुरू किया, यानी इन द वेस्ट ऑफ दमिश्कस, दमस के अंदर, दमिश्क के अंदर जो वेस्ट में एलेपो है, वहां पे ये मामला ट्रिगर किया और फैलते फैलते हल्ब में, हमा में और दमिश्क तक आ गया और अल्टीमेटली बशारुल असद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया और उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी बची नहीं कि वो सीरिया को छोड़कर फरार हो जाए। यानी वो जो पीपल्स पैलेस जिसको कहते हैं, पीपल्स पैलेस जो दमिश्क का पैलेस है, सीरिया का जो पैलेस है जहां पे बशारुल असद मौजूद था, वो छोड़ के वहां से रफू चक्कर हो गया। एज ऑफ नाउ सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बशारुल असद की रजीम तकरीबन 24 साल पर मुहित है। सन 2000 के अंदर हाफिज अल असद के बाद बशारुल असद ने इक्तदार संभाला था और एक इंतहाई ड्रामाई अंदाज में संभाला था। हाफिज अल असद जो बशारुल असद के वालिद थे, 1970 में वो प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट बनने के बाद 30 साल तक, अपनी वफात तक, सन 2000 तक वो शामी सदर रहे। जब वो गए तो ये बशारुल असद जो 34 साल का लड़का था और बरतानिया में तालीम हासिल कर रहा था, वो आई स्पेशलिस्ट बन रहा था, उसको वहां से बुलाया जाता है और बुला के जो पार्लियामान के अंदर कानून साजी की जाती है, अमेंडमेंट की जाती है, जो 40 साल की उम्र की हद थी उसको कम करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसको 34 बरस कर दिया जाता है, ताकि रास्ता बनाया जा सके बशारुल असद के लिए कि वो शाम का सदर, सीरियन प्रेसिडेंट बन सके। ये सीरियन प्रेसिडेंट 34 साल का लड़का बनता है और उसके बाद एक बड़ा स्मूथ जो है वो बिल्कुल अपने वालिद के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे चलता है। लेकिन इसको बड़ा चैलेंज दरपेश होता है 2011 के अंदर। वो 2011 कि जहां अरब स्प्रिंग आती है और उस अरब स्प्रिंग के अंदर, यानी मामला ट्यूनिस से शुरू होता है और अल्टीमेटली वो दमिश्क में भी पहुंच जाता है, सीरिया के अंदर भी पहुंचता है। और सीरिया में जब ये मामला होता है तो बशारुल असद की जानिब से प्रोटेस्टर्स को कुचलने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और वो ये समझते हैं कि ये कुछ टेररिस्ट हैं और ये इंटरनेशनल एजेंडा के ऊपर जो आलमी ताकतें हैं वो यहाँ पर फाइट कर रही हैं। और इस नैरेटिव के साथ बशारुल असद रशिया की सपोर्ट हासिल कर लेता है, ईरान की सपोर्ट हासिल कर लेता है, रशिया की तरफ से वेपन्स दिए जाते हैं, ईरान भरपूर सपोर्ट करता है और अल्टीमेटली बशारुल असद 13 साल तक इसी रशियन सपोर्ट के ऊपर, इसी यूं कह लीजिए कि
ईरान की सपोर्ट के साथ जो है वो हुकूमत के अंदर रहता है। और लेकिन ये कोई इतना आसान काम नहीं था कि उन प्रोटेस्टर्स को बिल्कुल पीछे धकेल दिया जाए, पुश बैक कर दिया जाए। ये प्रोटेस्टर्स स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना जो इंटेंसिटी है उसको बिल्डअप करते रहे, और जो रशिया कर रहा था बशारुल असद की रिजीम को सपोर्ट करके, जो ईरान कर रहा था इस रिजीम को सपोर्ट करके, इसको काउंटर करने के लिए इसी खित्ते के अंदर अमेरिका को कूदना पड़ता है। अमेरिका बशारुल असद के पीछे आके खड़ा होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर और जो प्लेयर्स हैं वो भी आ जाते हैं, और वो प्लेयर्स भी भरपूर कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको जो है वो बचाया जा सके, जिसमें तुर्किया जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जाहिर है ये सारी चीजें इतनी सादा नहीं है जितनी हमें दिखाई देती हैं। और अल्टीमेटली होता ये है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप के साथ जो दीगर मिलिटेंट विंग्स हैं लाइक HTS वो इकट्ठे होते हैं, और आज वो दिन आता है कि सब मिलके बशारुल असद के गिर्द घेरा तंग कर देते हैं। अल्टीमेटली उसको भागना पड़ता है। लेकिन उसके साथ ही बशारुल असद ने जो कुछ अपने लोगों के साथ किया, उससे सीरिया की इकोनॉमी बहुत सफर की, बेरोजगारी बहुत बढ़ी, लोग डिस्प्लेस हुए, अपने ही मुल्क के अंदर महाजिर बन के रहने लगे। जाहिर है दूसरे ममालिक का रुख तो किया ही, लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल बन गए, और इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा सफर की। अब लोग तंग आमद बजंग आमद की मानद जो है वो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से बशारुल असद जो वन फैमिली रूल है, जो एक डिक्टेटर की सूरत इख्तियार कर गया था, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी था वहां पे, और भरपूर मशीनरी का और भरपूर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा था, लोग ये चाहते थे कि बशारुल असद जाए। और अल्टीमेटली एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट हुआ जिसमें लोग आके मिले, और अल्टीमेटली बशारुल असद को जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि बशारुल असद के बाद क्या होगा। उसके लिए हमें यह समझने की जरूरत है कि ये रीजन बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। इस रीजन में सीरिया के साथ साथ इसराइल है, जॉर्डन है, इराक है, जाहिर है ईरान पड़ता है। ये बहुत ज्यादा डिसाइसिव किस्म का ये रीजन है, और सीरिया कोई छोटा मुल्क नहीं है, सीरिया बहुत बड़ा मुल्क है। और इसके अंदर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, सेक्टेरियन पॉपुलेशन की, तो एक मेजॉरिटी सुन्नी पॉपुलेशन की है। उसके बाद इसके अंदर जो है, जो सेकंड नंबर के ऊपर है वो शियाज है, और तीसरे नंबर के ऊपर कुर्द है। कुर्द भी जाहिर है वो अपनी वहां पे जो रिट है वो मनवाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी है। इसके बावजूद जो बशारुल असद है वो शिया सेक्ट से ताल्लुक रखता था, और शियाइट्स थे, तभी ईरान इनको सपोर्ट कर रहा था। सवाल यह है कि क्या शिया सेक्ट के शामी सदर बशारुल असद के गिरने के बाद जो बड़ी पॉपुलेशन है सुन्नी, क्या वो इक्तदार में आ जाएंगे? क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले तो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये जिन्होंने इस वक्त कंट्रोल हासिल किया दमिश्क का, ये मिलिटेंट विंग्स हैं। ये कोई सियासी पार्टीज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है कि बशारुल असद के बाद जो है वो ये कोई हुकूमत बना लेंगे, या इनके अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी है कि वो गवर्नेंस को टैकल कर सकते हैं। तो बशारुल असद कुछ चीजों को बड़े अच्छे तरीके से जानता है। नंबर वन ये कि ये मिलिटेंट विंग्स है, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। नंबर टू बात ये है कि ये जो सुन्नी मेजॉरिटी है, अगर ये कहा जाए कि शिया जो सेक्ट की बेस्ड हुकूमत थी वो गिर गई है, तो सुन्नी मेजॉरिटी की आ जाएगी, तो उनके पास भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जो सुन्नी है उनको अरब गल्फ के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये आके यहाँ पर हुकूमत बनाए। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो यहाँ पे कोई एक सिंगल पार्टी से, एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई दूसरी पार्टी बनने ही नहीं दी गई, ग्रो ही नहीं की। तो बशारुल असद को बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि अगर मामला नेगोशिएशंस की तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली तो सीरिया के अंदर ये सिविल वॉर थमने वाली नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने इक्तदार की जंग लड़ेंगे, और खाना जंगी इसी तरह से जारी रहेगी, मुल्क में इंस्टेबिलिटी रहेगी। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए इस वक्त दोहा के अंदर कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं, हमारी मालूमात के मुताबिक टॉक्स हो रही हैं, और वहां पे कतर भी इन्वॉल्व है, वहां UAE भी इन्वॉल्व है, वहां पे टर्किश फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद हैं, सीरियंस भी वहां पर मौजूद है, और एक मुज़ाकरात इस वक्त वहां पर जारी हैं। इसी दौरान बशारुल असद के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई कि बशारुल असद का तैयारा उड़ान भरी तो वो तबाह हो गया, गिर कर तबाह हो गया। लेकिन कुछ ही देर पहले ज़ल्मी खलीलजाद का ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी इत्तलात ये हैं कि बशारुल असद फ्लाई करके अबू धाबी पहुंचे हैं, और फिर उन्होंने टॉन्ट करते हुए ये कहा कि अबू धाबी में जो है उनकी मुलाकात वहां पर अशरफ गनी से भी होगी, तो अच्छी बात होगी कि वो अशरफ गनी को भी कंडोल कर सकेंगे, अपने दुख सुख जो है वहां पर बांट सकेंगे। जाहिर है अमेरिका एंटी रशिया काम कर रहा था, और अल्टीमेटली अमेरिका की फतह हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि वहां जाके वो ये कर सकेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं US के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो ये कहते हैं कि रशिया की बहुत बड़ी डिफीट है, बशारुल असद रिजीम का गिरना रशिया की शिकस्त है। तो दिस इज द न्यूज आउट फ्रॉम द सेंटर। लोग खुश हैं एज ऑफ नाउ, आना चाह रहे हैं वापस, सीरिया में वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन वापस आके भी
आई डोंट थिंक कि स्टेबिलिटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डिलीवरेंस के लिए कोई हुकूमत चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस चाहिए, वो है नहीं। और फिर जो सुन्नी मेजोरिटी है वो भी शिया मेजोरिटी के ऊपर गालिब इसलिए नहीं कि वहां पर बहुत सारे और जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पर अरब वर्ल्ड के अंदर, वो इनको आने नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात होंगे और मुज़ाकरात के बाद कोई ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट टाइप चीज़ जिसके अंदर बशारुल असद की पार्टी मौजूद होगी, कुछ ऐसा बनने जा रहा है। अ, मुझे फॉर अ मोमेंट तो ये लगता है, बट अभी कुछ भी कहना गैर यकीनियत से खाली नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और वक्त ये बताएगा कि आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।